एक समय की बात है। एक शहर में विक्रांत अपनी माँ निर्मला देवी और पत्नी सरिता के साथ रहा करता था। विक्रांत एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसे पैसों का बहुत घमंड था। उसके घर में कई सारी नौकर चाकर काम करते थे, लेकिन उन सभी में हरिया नाम का नौकर था जो वहाँ काफी समय से काम कर रहा था। हरिया घर के सभी सदस्यों का पूरे मन से ख्याल रखता और उनके सारे काम बहुत अच्छी तरह से करता था। घर के सभी सदस्य सुबह होते ही हरिया का नाम पुकारने लगते थे। हरिया ओ हरिया, मेरे लिए पूजा के फूल ले आया क्या? हाँ माँ जी, ले आया। हरिया, मेरे लिए ब्लैक टी बना दो। लाया मालकिन। हरिया, मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अभी बनाता हूँ मालिक। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी निर्मला देवी हरिया की तारीफ करते हुए बोली, हरिया ने पूरे घर को संभाल रखा है, बहुत मेहनती बच्चा है, भगवान इसको हमेशा खुश रखे। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, खाना भी बहुत अच्छा बनाता है हरिया। अरे ये क्या, तुम दोनों हरिया की तारीफों के पुल बांध रही हो? काम करता है तो उसकी पूरी कीमत लेता है, कोई एहसान नहीं करता। ये क्या बात कर रहे हैं जी आप? घर में और भी नौकर हैं, लेकिन जितनी सेवा इस घर की और हमारी हरिया करता है उतना कोई नहीं। हाँ बेटा, भला रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो बहुत मन से और खुश होकर हमारा काम करता है। तुम दोनों भी ना, अरे नोटों के बल पर एक से एक अच्छा नौकर मिल जाएगा। विक्रांत ये बोलकर ऑफिस चला जाता है। निर्मला देवी और सरिता विक्रांत की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। अगले दिन विक्रांत अपनी माँ निर्मला देवी से कहता है, माँ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, आप अपना ध्यान रखना और आप अपने सारे गर्म कपड़े निकाल लो। हाँ माँ जी, बहुत ठंड हो रही है, मैं हरिया को बोल देती हूँ कि वो आपके लिए सूप बना दे। बहू, हरिया के पास ठंड में पहनने वाले कपड़े नहीं हैं, उसे विक्रांत के पुराने स्वेटर निकाल कर दे देना। अगर वो बीमार हो गया तो हमारा भी तो काम बढ़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि हरिया जरा भी बीमार पड़े। माँ, मैं उसे बहुत अच्छी तनख्वाह देता हूँ, वो खुद के पैसे से भी खरीद सकता है, आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सरिता और निर्मला देवी को विक्रांत की अमीरी का घमंड अच्छा नहीं लगता था। दोनों ही उसे बहुत समझाती थी, पर विक्रांत के अंदर पैसों का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। एक रात विक्रांत अपने कमरे में सोने गया तो उसने देखा कि उसकी गोल्ड की घड़ी कमरे में नहीं थी। उसने हरिया को चिल्लाते हुए पुकारा, हरिया, हरिया, जल्दी यहाँ आओ। विक्रांत की गुस्से वाली आवाज को सुनकर हरिया, सरिता और निर्मला देवी सभी कमरे की तरफ दौड़कर भागे। क्या हुआ मालिक, आपने मुझे बुलाया? सुबह मैं यहाँ पर अपनी गोल्ड की घड़ी रखकर गया था, अब यहाँ नहीं है, और तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में कोई नौकर नहीं आता। मालिक, हम नहीं जानते आपकी घड़ी कहाँ है। देखो हरिया, चुपचाप घड़ी लाकर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो ना माँ जी, मालिक हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। बेटा, ये क्या बोल रहे हो? हरिया ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। अरे इतने सालों से ये हमारे घर का काम कर रहा है और हमारे घर का नमक खा रहा है, ये ऐसा नहीं कर सकता। माँ, ऐसे नौकरों का भरोसा नहीं करना चाहिए, आप नहीं जानती इन जैसे लोगों को। देखो हरिया, चुपचाप घड़ी निकाल कर दे दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मालिक, हम नहीं जानते आपकी घड़ी के बारे में कुछ, हमने आपकी घड़ी देखी तक नहीं। हरिया, या तो घड़ी निकाल कर दे दो या फिर अभी इसी समय इस घर से निकल जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? देखो कितनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड में ये बेचारा कहाँ जाएगा? थोड़ा तो तरस खाइए। हाँ बेटा, हमारे अलावा तो इस शहर में इसका कोई है भी नहीं, और आज तो बहुत ठंड है, इस अनाथ पर तरस खा और अभी इसे घर से मत निकाल। कहीं भी जाए, लेकिन इस घर में एक चोर के लिए कोई जगह नहीं है। बेटा, कुछ तो भगवान से डर, ये इस घर का बहुत पुराना और वफादार नौकर है। माँ, पैसों को देखकर सारी वफादारी हवा के साथ फुर हो जाती है। हरिया, चल निकल यहाँ से बाहर। मालकिन, हम इतनी सर्द रात में कहाँ जाएंगे, हमें घर से मत निकालो। विक्रांत हरिया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। निर्मला देवी और सरिता उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन रुपयों के नशे में चूर वो किसी की नहीं सुनता और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उधर हरिया सर्द अंधेरी रात में ठिठुरता हुआ
सड़कों पर घूम रहा था। हे भगवान, इतनी रात में कहाँ जाऊं? ये ठंडी हवाएं तो मेरी जान ही ले लेंगी। इतनी रात को कौन मेरी मदद करेगा? अगली सुबह विक्रांत सो रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने जैसे ही बात की तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बहुत अधिक परेशान हो गया। वो जल्दी से अपनी माँ और पत्नी के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ, सरिता, हम बर्बाद हो गए। हम सड़क पर आ गए। ये क्या बोल रहा है बेटा विक्रांत? तू कोई भयानक सपना देख लिया है क्या सोते हुए? हाँ जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? साफ साफ बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कल रात हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और मैंने जो कर्जा लोगों से लेकर फैक्ट्री में लगाया था वो सब बर्बाद हो गया। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब घर को बेचकर कर्ज उतारना पड़ेगा। विक्रांत घर को बेचने की कोशिश करने लगा। उसकी माँ और पत्नी भी बहुत परेशान। एक रात जिस सेठ जी से विक्रांत ने कर्जा लिया था, वो वकील और पुलिस के साथ विक्रांत के घर आए। विक्रांत उन्हें देखकर चौंक गया और बोला, अरे सेठ जी, इतनी रात को आप यहाँ? तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई थी, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सेठ जी, मैं थोड़ा परेशान हूँ, मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अब कहाँ से दोगे पैसा? देखो भाई, तुमने अपना घर गिरवी रखकर मुझसे कर्जा लिया था। रुपया तो तुम मुझे दे नहीं पाओगे, तो मुझे अब ये घर चाहिए। तुम परिवार के साथ अभी ये घर छोड़कर चले जाओ। सेठ जी, मुझे थोड़ा तो समय दे दो, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। इतनी रात को मैं अपनी माँ और बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? देखो ना कितनी ठंड है और मेरी माँ बीमार है। विक्रांत, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो ये पुलिस तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालेगी। इसीलिए शराफत इसी में है कि घर से खुद ही निकल जाओ। विक्रांत ने सेठ जी के आगे हाथ जोड़े और बहुत प्रार्थना की, लेकिन सेठ जी ने विक्रांत को घर से निकाल दिया। विक्रांत अपने परिवार के साथ सर्दी की रात में सड़कों पर घूम रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे तीनों के हाथ पैर सुन पड़ गए थे। सांस लेना भी दुर्भर हो रहा था। विक्रांत को हरिया की याद आई कि उसने भी हरिया को इसी तरह घर से निकाल दिया था। वो हरिया के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक हरिया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे मालकिन, मालिक, आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी ठंड में? माँ जी, आपको ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा हरिया, मैं मर ही जाऊं तो ही अच्छा है। पता नहीं था कि इस उम्र में घर से बेघर होना पड़ेगा मुझे। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ माँ जी? मालकिन, आप ही बताओ क्या हुआ? निर्मला देवी और सरिता ने हरिया को रोते रोते सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद हरिया ने कहा, माँ जी, आप परेशान ना हो, मैंने सालों से आपका नमक खाया है। इतनी दुख की घड़ी में मैं आपको सड़क पर नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। हरिया, हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, इसके बाद भी तुम हमारी मदद करोगे? मालकिन, मैं तो इस बात को कब का भूल चुका हूँ। आप भी भूल जाओ और चलो मेरे साथ। हरिया, तुम अब भी मेरी मदद करने को तैयार हो? मुझे माफ कर दो। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें मालिक, चले मेरे साथ। हरिया सभी को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लेकर आ गया। माँ जी, आज मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई थी। आपको मेरे हाथों की खिचड़ी बहुत पसंद है ना? लीजिए, खिचड़ी खाइए। मालिक, मालकिन, आप भी खाइए। माफ कीजिए, आज घर में यही है खाने के लिए। हरिया, ये खिचड़ी तुमने अपने लिए बनाई थी और ये तुम हमें खाने के लिए दे रहे हो? ये कहते हुए विक्रांत की आंखों में अब आंसू उभर आए। तभी टेबल पर रखे फोन में 8 बजे का अलार्म बजने लगा। विक्रांत की आंख खुली तो वो उठकर देखता है कि वो अपने घर में सो रहा था, और वो कमरे से बाहर आकर देखता है तो उसकी माँ चाय पी रही थी और उसकी बीवी किचन में कामों में लगी थी। विक्रांत को समझते देर नहीं लगी कि वो सपना देख रहा था। वो कमरे से तैयार होकर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, हरिया कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रहा है? कल रात तूने ही तो उसे घर से बाहर निकाल दिया था। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। सच? आप हरिया को लेने जा रहे हैं? आज ही ले आना उसे। सुबह से किचन का काम कर रही हूँ,
मुझे उसके अलावा किसी के हाथों का खाना अच्छा नहीं लगता। मैं उसे ढूंढने तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ मिलेगा। विक्रांत हरिया को ढूंढना शुरू कर देता है। वो इधर उधर उसे ढूंढता है। सड़कों पर लोगों से हरिया के बारे में पूछता है, पर विक्रांत को हरिया कहीं नहीं मिलता। वो थक हार कर अपने घर जा ही रहा था, तभी रास्ते के किनारे लोगों की भीड़ लगी थी और एक एम्बुलेंस खड़ी थी। वो पास जाकर देखता है तो फुटपाथ पर हरिया की लाश पड़ी थी। विक्रांत हरिया की लाश देखकर दंग रह जाता है। वो भागकर हरिया का सर अपनी गोद में रखता है और रोती हुई हरिया से कहता है, हरिया, हरिया उठो, ये क्या हो गया तुम्हें? वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी कहता है, भाई साहब, ये बेचारा पूरी रात सर्दी में ठिठुरता रहा और पूरी रात ठंड में सड़क पर पड़े रहने की वजह से इस बेचारे की जान चली गई। विक्रांत को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो दिन रात पश्चाताप की आग में जलने लगा और अपने आप को कोसने लगा। एक दिन उसकी माँ ने उसके पास आकर उससे कहा, बेटा, तू क्यों इतना उदास रहता है? तेरा काम में मन क्यों नहीं लगता? पहले तो तू हर समय काम की बात करता था और काम में लगा रहता था, और अब तुझे किसी काम से कोई मतलब ही नहीं। माँ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने अपने अहंकार में आकर किसी मासूम की जान ले ली। हरिया का चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? बेटा, जो तुझसे हुआ, अगर उसका पश्चाताप ही करना चाहता है तो लोगों की मदद कर। कुछ ऐसा काम कर जिससे हरिया की आत्मा को शांति मिले। माँ की बात को सुनकर अब विक्रांत समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो गांव से हरिया के पूरे परिवार को बुलवाकर उन्हें अपने साथ रखता है और उसके बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाता है। वो गरीबों की मदद करता है, ठंड की रात से बचने के लिए बेसहारा लोगों के लिए घर बनवाता है, अनाथ बच्चों के लिए भी घर बनवाता है। ये सब देखकर सरिता अपनी सास निर्मला देवी से कहती है, माँ जी, आपके बेटे तो बिल्कुल बदल गए हैं। लगता ही नहीं कि ये कभी घमंडी और अहंकारी थे। बेटी, ये अभी भी पश्चाताप की आग में जल रहा है और ये आग बड़ों बड़ों का अहंकार जला देती है। विक्रांत के साथ निर्मला और सरिता भी लोगों की मदद करने लगती है। विक्रांत के पास जो भी मदद के लिए आता, वो उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता। वो अपने घर के नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता। लोगों के दिलों में विक्रांत के लिए इज्जत और प्यार बढ़ गया था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हरिया और उसकी बेबसी ऐसी बस गई थी जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। हरिया का चेहरा उसकी आंखों में कभी धुंधला नहीं हुआ और ना ही विक्रांत ने कभी खुद को माफ किया।